उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। इस टाइप के जो कानून ला करके नोटिफिकेशन जारी कर करके भारत सरकार जो कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। और इस मुस्लिम समाज को छोड़ के दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं, उनको नागरिकता देने का। तो नागरिकता कभी भी धर्म या राष्ट्र के नाम पर नहीं दी जानी चाहिए। जिनको दबाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए से, उस आवाज़ को जिस मजबूती से वो रखते थे, उस आवाज़ को फिर से बुलंद कर सके और उनके हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सके। जो उनके नक्शे कदम है उसी पे चलते हुए मैं उस चीज़ को इंशाल्लाह आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब उनको उनका हक़ नहीं दे पा रहे, उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे, उनको महंगाई भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दे पा रहे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे, तो दूसरों को नागरिकता देने से आप क्या दोगे? कहने को वो कुछ भी कह दें, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों को वोटर डालने का अधिकार को हम छीन लेंगे, कल को ये भी कह सकते हैं कि हम जो चुनाव को ही ख़त्म कर देंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। तो कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरा, अगर कहीं से कोई व्यक्ति आकर के आप उसको नागरिकता दे रहे हो, तो मुसलमान का भी हक बनता है, उसको भी नागरिकता देनी चाहिए। मुसलमान भी इस देश के अंदर उसी तरह से मालिक है जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रबोध सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आज हम संभल के लोकसभा 8 क्षेत्र जो पड़ता है वहां मौजूद हैं और यहां पर जाना माना चेहरा जिसको संभल लोकसभा 8 में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ी, जिनका इंतकाल हो चुका है। और अब ये संभल लोकसभा सीट पे उनके जो पोते हैं माननीय जियाउर रहमान, जो कि कुंदरकी विधानसभा से विधायक भी हैं मौजूदा, तो उनके टिकट को लेकर के संभल लोकसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या क्या अब तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव की बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल से चुनाव चालू हो जाएंगे। तो आज हम विधायक जी से वार्तालाप करेंगे कि संभल के लिए अगर इनका टिकट क्लियर है तो क्या आशाएं रहेंगी संभल की जनता की, क्योंकि लगातार यहां से सांसद रहे, विधायक जी रहे, संभल में कोई विकास नहीं हुआ है। तो सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। विधायक जी, ये जानना चाहते हैं आपसे हम, जिस तरह से सुर्खियां संभल की जनता में जो प्यार जो दुलार दिया था उनके लिए, क्या वो अगर टिकट आपका हो रहा है तो क्या इस तरह से ही आप भी खड़े उतरेंगे उनके बाद पर? पहले तो आपने जो क्वेश्चन करा है उसके अंदर मैं उसमें ही आपत्ति करता हूँ। आपने कहा कि अपने आप क्वेश्चन को मैं कहूँगा सुधार करें कि संभल के अंदर विकास नहीं हुआ। विकास का इस टाइम मुद्दा नहीं, कहोगे तो मैं लंबी चौड़ी उसकी सूची भी दे दूँगा जी। रही बात जो दादा मोहतरम बख्श साहब की क़यादत थी, जो रहनुमाई कर रहे थे इस लोकसभा सीट पर, उसी के चलते मेरी नहीं बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र और सभी लोगों की, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की कौम की यही ख्वाहिश थी जब दादा मोहतरम बख्श साहब हयात थे कि वो अभी प्रदेश और देश के हालात को देखते हुए वही पार्लियामेंट के अंदर पहुंच करके रहनुमाई करें, क़यादत करें। और जो आवाज़ है, जिनको दबाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए से, उस आवाज़ को जिस मजबूती से वो रखते थे, उस आवाज़ को फिर से बुलंद कर सकें और उनके हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकें। लेकिन अफसोस की बात है, इत्तेफाक ऐसा हुआ और अल्लाह का जो हुक्म था उसको कोई दखल नहीं दे सकता। और अब इस सूरत हाल में जो बर्क़ साहब की दादा जी की जो क़यादत है, जो उनका मिशन था, जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनके नक्शे कदम है, उसी पे चलते हुए मैं उस चीज़ को इंशाल्लाह आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और दावेदारी पूरी मजबूती है मेरी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जल्द ही मुझे टिकट देने का कि जो घोषणा है वो करेंगे। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद में मैं पूरी तरह से जो है चुनाव मैदान में उतर जाऊँगा। अच्छा, चर्चा में विषय बना हुआ है कि एआईएम के अध्यक्ष जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर वो यूपी में चुनाव लड़ते हैं, संभल लोकसभा के बारे में चर्चा भी बनी हुई थी, अगर वो लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटर और हिंदू वोटर जो है कुछ कटेगा, तो क्या इससे सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर कोई नुकसान हो सकता है? अभी उस बात पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ उम्मीद है कि संभावना है कि हो सकता है। अभी तक कोई उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं किया है जी। जब इस टाइप की कोई बात आएगी तो तभी इस बात पर मैं अपनी कोई बात रखूँगा। अच्छा विधायक जी, ये आपने देखा है कि पूरे भारत में, थोड़ी बात करेंगे सीए पर हम थोड़ी सी, एक मिनट के लिए, सीए पूरे भारत में लागू हो गया है, तो विधायक सीए पे क्या कहना है आपका? ये मैं ये कहूँगा पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। इस टाइप के जो कानून ला करके नोटिफिकेशन जारी कर करके भारत सरकार जो कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। और इस वक्त चुनाव सर पर है। 2019 के अंदर जब इस चीज़ को पास करा दिया था तो इस समय लागू करने का क्या मतलब बनता है? बस यही है कि लोगों को चुनावी मुद्दों से भटकाना। और जहाँ तक मुसलमानों का मकसद है, उन्होंने जो इस बिल के अंदर लेके आए हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो मुस्लिम समाज को छोड़ के दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं, उनको नागरिकता देने का।
तो नागरिकता कभी भी धर्म या राष्ट्र के नाम पर नहीं दी जानी चाहिए। नागरिकता दी जानी चाहिए तो किसी भी धर्म का हो या किसी राष्ट्र से आया तो आप उसके नाम पर दो। मुसलमान क्यों इस देश का नागरिक नहीं बन सकता? जब इस देश के अंदर मुसलमान रह रहे हैं और दूसरा अगर कहीं से कोई व्यक्ति आकर के आप उसको नागरिकता दे रहे हो तो मुसलमान का भी हक बनता है, उसको भी नागरिकता देनी चाहिए। मुसलमान भी इस देश के अंदर उसी तरह से मालिक है जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग हैं, क्योंकि मुसलमानों ने भी इस देश को आज़ाद कराने में अपने कुर्बानियाँ, जान माल की कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ है। रही बात उसकी आप नागरिकता देने की बात करते हो दूसरे मुल्कों को, मैं तो ये कहूँगा कि इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी पूछना चाहती है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं नागरिक, जब उनको उनका हक नहीं दे पा रहे, उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे, उनको महंगाई भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दे पा रहे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे, तो दूसरों को नागरिकता देने से आप क्या क्या दोगे? जब अपने ही देश के लोगों को, नागरिकों को आप उनका हक और इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो दूसरों को नागरिकता दे करके ये चुनावी ढिंडोरा पीटने से, चुनाव में लोगों को मुद्दे से भटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जनता इंशाल्लाह तय कर चुकी है, इस बार इंडिया गठबंधन के अंदर सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने का काम करेगी। विधायक जी, अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो यही बता रहे हैं जिस तरह से CAA लागू हुआ है भारत में, अभी तो NRC भी आएगा, NPR भी आएगा, उसमें क्या कहना है आपका? कहने को वो कुछ भी कह दें, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों को वोटर डालने का अधिकार को हम छीन लेंगे, कल को ये भी कह सकते हैं कि हम जो चुनाव को ही ख़त्म कर देंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। तो कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। हम ये CA था, इस पर जो है वो लेकर आए, अलग बात है, लेकिन NRC का मामला डिफरेंट है। वो चीज़ जो है इस देश के अंदर लागू नहीं हो सकती है, और उसके लिए मैं और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम इस देश की जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां सब इसके मुखालफत में हैं, और सेकुलर दूसरे लोग भी इसके मुखालफत में हैं। इसलिए वो चीज़ लागू हो पाना आसान काम नहीं है। वो सिर्फ इस टाइम इस बात को इस वजह से कह रहे हैं कि किसी तरह से वोटों का दुर्विक्रय कर सकें और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ सकें। तो विधायक जी, जिस तरह से राजनीति जो चल रही है कि भारत में आज BJP जो राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राजनीति कर रही है, क्या राजनीति चलनी चाहिए वैसे इस तरह से भारत की? इसके अलावा उनके पास में कोई हथकंडा है ही नहीं, कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और इसी वजह से जब मुद्दे नहीं हैं, RSS का जो सर्वे है उसके अंदर ऑलरेडी उनका ये दिख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से हट रही है। इस वजह से इन्होंने इस टाइप की चीज़ें का अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, CBI, इनकम टैक्स, ED हो, अदरवाइज दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में ला करके राज्यसभा सांसद और या MLC मंत्री बनाने का हो। ये घबराए हुए हैं, मायूस हैं, इस टाइप के हथकंडे अपना रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर कितने भी ये हथकंडे अपना लें, कितने जतन कर लें, इनको इस देश की सरकार में ये नहीं बने रह पाएंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। और इनको इस बार 2024 से सरकार से हटना ही पड़ेगा। विधायक जी, मेरा ये एक सवाल और आपसे ये है कि जिस तरह से आपने नाम लिया कि ED और CBI, ये कहा जाता है कि BJP के अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं। BJP जो कहती है जिसके पीछे ED CBI पड़ जाता है, और कई दिग्गज नेता है जिन पे केस चल रहा है, कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहिए? मैं ही नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान की जनता सब लोग चीख रही है। ये अलग बात है कि हमारे जो देश का चौथा पिलर है मीडिया, वो सही तरह से नहीं दिखा पा रही इस चीज़ को, बल्कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि उनको भी सही से बताना चाहिए कि किस तरह से इस संवैधानिक पदों का CBI, इनकम टैक्स, ED के इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और लगातार विपक्ष पार्टियों पर दबाव बना करके उनके कोई एक थोड़ी दसों मिसालें आपको मिल जाएंगी, चाहे यहाँ दिल्ली का मसला हो, मनीष सिसोदिया हों और जैन हो, उनको जेल में डाल दिया है, चाहे मुख्यमंत्री हो वहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, फारूक अब्दुल्ला के पीछे लगा दिया, एक बिहार का मसला हो, लालू यादव जी के पीछे लगा दी। तो ये तो हर आदमी समझ रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को इस जगह लाकर खड़ा कर देगा कि वो इस चीज़ का फिर किसी प्रकार का इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगी हुई है। इस तरह से इंडिया गठबंधन भी जोरों से लगा हुआ है। कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं, कुछ लोग पार्टी में जुड़ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कभी तो कहते हैं कि भाई इस पार्टी को, गठबंधन को वोट मत दीजिए, और कुछ कहते हैं नहीं गठबंधन में आप रहिए। तो ये क्या उन नेताओं का कहना सही है? मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा खुल करके, तो ये क्या कहना सही है उन नेताओं का? ये इसके बारे में वो जो नेता कह रहे हैं वही सही तरह से बता पाएंगे। मैं तो नहीं कहूँगा कि कौन क्या कह रहा है, इसके ज़िम्मेदार वो लोग खुद हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को तोड़ने के लिए ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई उनका दुरुपयोग कर करके, इस्तेमाल कर करके उन लोगों को तोड़ रही है। और जो चाहती है कि गठबंधन नहीं बन पाए, और गठबंधन बनेगा तो यकीनन उनको कमज़ोरी होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन की सहमति बनी
तो तुरंत ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया। तो ये चीज़ जाहिर करता है कि ये इतने ज़्यादा मायूस हैं, इतने ज़्यादा इस मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि इन्हें एहसास हो चुका है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और उसके लिए हर जतन करने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारे साथ में जो और हमारे विधायक जी थे जिनसे हमने वार्तालाप किया, तो बस बन रही हमारे साथ में